हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। ममता बनर्जी इस वक्त कोलकाता में धरने पर हैं और उनका यह धरना चुनाव आयोग की पाबंदी के खिलाफ है। लेकिन इस वक्त बंगाल में 5वें राउंड का प्रचार फुल स्पीड में चल रहा है। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और पार्टी अध्यक्ष बंगाल में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर मौजूद हैं। देवेंद्र पराशर ने राजनाथ सिंह से बंगाल के चुनाव, ममता के धरने पर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। साथ ही चीन और पाकिस्तान पर भी वो सवाल पूछे हैं जिनका जवाब देश जानना चाहता है। देखिए रक्षा मंत्री का ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बंगाल में चुनावी घमासान जारी है। भारत सरकार के रक्षा मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी चुनावी दौरे पे हैं। इस वक्त हम उनके साथ हैं बातचीत करने के लिए। सर, इंडिया टीवी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज चुनाव पे जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के चुनाव पे रोक लगा दी है 24 घंटे के लिए। विरोध में वो गांधी मूर्ति के सामने धरना प्रदर्शन कर रही है और टीएमसी से काला दिन बता रही है। कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला है, मैं समझता हूँ उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई औचित्य नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो भी फैसले करता है वो बहुत ही सोच समझ कर फैसले करता है, और ऐसे फैसले इलेक्शन कमीशन न करे तो चुनाव के दौरान तो बिल्कुल अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। उनका ये कहना है ममता बनर्जी का कि एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बल्कि मोदी कोड ऑफ कंडक्ट हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव आयोग नोटिस क्यों नहीं भेजता है। ऐसे बेबुनियाद और निराधार आरोप बराबर लगाते रहना, यह ममता दीदी का स्वभाव है। आपने देखा होगा कि कई वर्गों को भी उन्होंने जिस तरीके से उत्तेजित करने का प्रयास किया है कि तुम एकजुट हो जाओ, एकजुट होकर वोट डालो, यानी तुष्टीकरण की नीति जिस तरीके से अपनाया है उन्होंने, तो मैं समझता हूं कि फिर उन पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है वो उचित की गई है। सर, आप क्योंकि देश के गृह मंत्री भी रहे हैं, अभी देश के रक्षा मंत्री हैं, सेंट्रल फोर्सेस की बात कर लें तो चुनाव में उसको लेकर टीएमसी जितने आरोप लगा रही है, ममता बनर्जी जितने आरोप लगा रही है, उन फोर्सेस की घेराबंदी की बात कर रही है, कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है, इन सारे आलोचनाओं को कैसे देखते हैं? नहीं, सेंट्रल फोर्सेस तो पहले भी बराबर चुनावों के दौरान काम करती रही है। उनका जो रोल होता है वो अपने उस रोल को वह निभाती है, और इस चुनाव में भी वही जो है सेंट्रल फोर्सेस हैं जो कि सुरक्षा की दृष्टि से स्थान स्थान पर लगाई गई हैं और अपनी वो भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। अन्य किसी राज्य में इस प्रकार का आरोप नहीं लगा। मैं टीएमसी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि बंगाल में ही हमारी सेंट्रल पुलिस फोर्स के ऊपर क्यों इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। कारण यह है कि सचमुच इस समय टीएमसी के लोगों में और साथ ही ममता दीदी में एक हताशा और निराशा की स्थिति पैदा हो गई है। अब उन्हें भी ये लगने लगा है कि हमारी हार सुनिश्चित है, इसलिए जो मन में आता है वह आरोप बराबर कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर, कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर वह लगाती रहती है। केंद्र सरकार के साथ योजनाओं को लेके, नीतियों को लेके हमने देखा कि बंगाल सरकार वर्सेस केंद्र सरकार कैसे चला। अभी चुनाव हो रहा है तो चुनाव आयोग के साथ भिड़ंत, सेंट्रल फोर्सेस के साथ भिड़ंत। आखिर ऐसा क्या है कि बंगाल में ऐसा हो रहा है? क्या इसके लिए सिर्फ ममता बनर्जी को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या बीजेपी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? देखिए, लंबे समय से पश्चिम बंगाल में सरकार यदि रही है तो पहले बहुत कांग्रेस की सरकार रही है, फिर लेफ्ट की सरकार रही है 34 वर्षों तक लगातार। 10 वर्षों से यहाँ टीएमसी की सरकार है। कौन इस सच्चाई को नकार सकता है कि बंगाल में अराजक की स्थिति इस समय नहीं है। आए दिन कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लगभग 125-150 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, और एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को तो बिल्कुल पेड़ से लटका कर उसके 100 पर लिखा हुआ था। जो भी इस प्रकार की हरकत करेगा उसको भी यही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो राज्य में कानून और व्यवस्था को सुनिश्चित करना, चाक चौबंद करना यदि किसी की जिम्मेदारी यदि बनती है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री की बनती है, उस राज्य की सरकार की बनती है। इस अराजकता के लिए, इस हिंसक की स्थिति के लिए अन्य किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। बीजेपी के नेता भी सर बहुत सारे भड़काऊ बातें कर देते हैं, खासतौर पर प्रदेश के जो नेता हैं। ऐसे में बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा हो रही है, क्या इसके लिए दोनों पक्षों को जिम्मेदार नहीं? कैसे दोनों पक्षों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? हिंसा का सिलसिला तो बहुत जब से यहाँ पर लेफ्ट की सरकार थी, वामपंथियों की सरकार थी, तब से हिंसा का दौर प्रारंभ हुआ है पश्चिम बंगाल में, और वही हिंसा का दौर टीएमसी के शासनकाल में भी लगातार चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?
और भारतीय जनता पार्टी केवल बंगाल राज्य में ही चुनाव नहीं लड़ रही है, सारे देश में भी लोकसभा का चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी लड़ी है, शानदार कामयाबी हासिल हुई है। देश के सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। क्यों नहीं हिंसा की घटनाएं होती हैं? बंगाल में ही क्यों इस प्रकार की हिंसा की घटनाएं हो रही हैं? कौन रिस्पॉन्सिबल है? हिंसा की घटनाओं के लिए इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जिम्मेदार यदि ठहराया जा सकता है तो केवल और केवल वहां के मुख्यमंत्री को और वहां की सरकार को। ममता बनर्जी की अगर बात करें तो जैसा कि सर आपने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने मुस्लिम वोटर बिखराव ना हो इसकी अपील की थी, चुनाव आयोग ने उस पर कार्रवाई भी की, लेकिन ऐसे पॉलिटिकली देखें तो उनके इस बयान के पीछे क्या वजह देखते हैं, कैसे देखते हैं इसे? नहीं, एक हताशा निराशा है। उनको लग रहा है कि अब मैं चुनाव हार चुकी हूँ, इसलिए अपना तुष्टीकरण की राजनीति का रास्ता उन्होंने अख्तियार किया है। वैसे पहले भी वो बराबर तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, और किसी एक वर्ग विशेष के लिए कहना कि बिल्कुल लामबंद होकर एकजुट होकर तुम अपना मतदान करो, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में और दूसरी क्या हो सकती है? क्योंकि सर पहले भी आप बंगाल चुनाव प्रचार करने जा चुके हैं, वहाँ से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आपको मिलते रहती है। तुष्टीकरण के मसले का ग्राउंड पे कैसा असर है? क्या लोग इस मसले को लेके प्रभावित हैं? इस चुनाव में वोटिंग में असर दिखेगा, उसका दिख रहा है उसका असर? नहीं, तुष्टीकरण का रास्ता जो टीएमसी ने अपनाया है उसको लेकर लोगों को नाराजगी है। लोग ये महसूस करते हैं कि स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति जाति, पंथ अथवा मजहब की नहीं होनी चाहिए, तुष्टीकरण की नहीं होनी चाहिए। राजनीति यदि होनी चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति होनी चाहिए। बंगाल में लगभग 70 से 80 सीटें ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम बहुत डोमिनेंट हैं, कहा जाता है कि वो तय करते हैं हार और जीत का फैसला। ऐसे में मुस्लिम वोट को लेकर आप लोगों का क्या सोचना है? क्या वो बीजेपी को पसंद करेंगे? क्योंकि आप लोग सत्ता साथ कभी भी चाहे चुनावी समय हो अथवा कोई भी समय हो, हम जब विचार करते हैं तो इस आधार पर, मजहब के आधार पर विचार नहीं करते, धार्मिक आधार पर समाज को बांट करके हम कोई काम नहीं करते, जातिगत आधार पर भी विद्वेष पैदा करके हम अपनी राजनीतिक कामयाबी हासिल नहीं करना चाहते। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है, इसलिए हम इस दृष्टि से उसको देखते ही नहीं है। मेरा विश्वास है कि समाज के सभी वर्गों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के चुनाव में प्राप्त होगा, और मैं तो आश्वस्त हूं कि मुस्लिम समाज का भी कुछ मत हमको प्राप्त होगा। एक चीज देखें सर, तो जो हिंदू शरणार्थी हैं उनकी बहुत मदद की बात कही जा रही है, वो बहुत प्रिय हैं, लेकिन अगर वो मुस्लिम शरणार्थी है तो वो घुसपैठिया है, ये चुनावी बयानों में दिख रहा है, बीजेपी के नेताओं के बयानों में दिख रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें चाहे हमारा बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो अथवा अफगानिस्तान हो, यहाँ से जो अल्पसंख्यक धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हैं उनको नागरिकता देने की बात हमने कही है। जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण नहीं आए हैं उनको नागरिकता की बात हमने नहीं कही है। वैसे भी मुस्लिम समाज के लोग भी पाकिस्तान से बहुत सारे ऐसे आए हैं जो वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं और जिनका पासपोर्ट वीजा रहा है, माने वैध तरीके से भारत में आए हैं, उनको हम लोगों ने नागरिकता दी है। हिंदू और मुस्लिम के आधार पर हम लोगों ने भेदभाव नहीं किया है। पाकिस्तान से आए लगभग हजारों ऐसे मुस्लिम समाज के लोगों को भी नागरिकता हम लोगों ने दी है, लेकिन उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स तो होने चाहिए। और यदि कोई धार्मिक उत्पीड़न के कारण नहीं आया है तो ये नई व्यवस्था जो हम लोगों ने की है उसको हम नागरिकता कैसे देंगे? देनी भी नहीं चाहिए। शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता बार बार ये बोलते रहे कि पाकिस्तान बन जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा। नंदीग्राम में कई बार उनके बयानों को हमने सुना, चुनाव आयोग ने कार्रवाई भी की। क्या ये पोलराइज करने की कोशिश नहीं थी? बीजेपी पोलराइज करने की कोशिश नहीं कर रही थी बंगाल चुनाव को? नहीं, मैं बराबर इस मत कर रहा हूं कि कभी भी जाति, पंथ अथवा मजहब की राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्रारंभ से इस मत कर रहा हूं, इंसाफ और इंसानियत की राजनीति होनी चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण है और सभी को इसी दृष्टिकोण के आधार पर ही अपनी राजनीतिक भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। बंगाल के जितने चुनावी कार्यक्रम बीजेपी के सर देख लिया जाए, सबसे ज्यादा नारा दिखता है जय श्री राम का। जय श्री राम चुनावी नारा क्यों बन गया? नहीं, जय श्री राम तो आम बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं, इसे चुनावी नारे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अभिवादन भी हम एक दूसरे का करते हैं भारत के अंदर, तो जय श्री राम बोलकर अभिवादन करते हैं, इसे चुनावी नारे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अब यदि हम जनता के सामने खड़े होते हैं, यदि हमने जय श्री राम कह दिया, यानी हम आपका अभिवादन कर रहे हैं। जैसे नमस्कार बोलते हैं, प्रणाम बोलते हैं, वैसे जय श्री राम बोलते हैं।
आप भी ग्रामीण क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, आप जानते हैं कि आपके क्षेत्र में भी जब कोई मिलता है तो उसका भी अभिवादन लोग जय श्री राम बोलकर ही करते हैं। इसलिए जय श्री राम को बिल्कुल इस धार्मिक नजरिए से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो इससे बहुत नाराज होते रही जी। ममता बनर्जी बहुत नाराज होती हैं इस बात पे, चिढ़ती हुई हैं एकदम। उनको जय श्री राम के नारे से एकदम चिढ़ है। उनको लगता है कि उनको चिढ़ाने के लिए बीजेपी नेता ये बात कहते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा सोचती है, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन नहीं, जय श्री राम का जवाब जय श्री राम बोलकर ही देना चाहिए। एक मसला सर है कि बाहरी का मुद्दा टीएमसी की तरफ से बहुत उछाला जाता है और बीजेपी के बहुत सारे नेता अलग अलग राज्यों से बंगाल में कैंप कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों में। क्या ये अंदेशा, ये डर नहीं होता कि जनता इस बात से चिपक न जाए कि हाँ ये बाहरी लोग हैं, आ रहे हैं हमारे यहाँ? ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी बाहरी कैसे हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ से ही बनी है ना, और भारतीय जनसंघ की स्थापना यदि किसी ने की है, बंगाल की माँ की कोख से पैदा हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही भारतीय जनसंघ की स्थापना की है। और जिन सिद्धांत और जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, भारतीय जनता पार्टी आज भी उसी सिद्धांत और उन्हीं मुद्दों पर कायम है। और जो कुछ भी उस समय उन्होंने फैसला किया था कि हमारी सरकार यदि कभी बनेगी, स्पष्ट यदि बहुमत आएगा, तो हम इस काम को करेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने की बात उन्होंने कही थी। उस बंगाल की माँ की कोख से पैदा हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उस मुराद को, उस इच्छा को यदि किसी ने पूरा किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। वह भारतीय जनता पार्टी बाहरी कैसे हो सकती है? उस भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बाहरी कैसे हो सकता है? वो कह रही है कि एक पांव से इस बार बंगाल जीतेंगे और दोनों पांव से 2024 में दिल्ली जीतेंगे। कैसे देखते हैं उनके इस दावे को? मैं समझता हूं कि यह दिवा स्वप्न है उनका, और आप जानते हैं कि दिवा स्वप्न कभी भी साकार नहीं होता। केंद्र सरकार की वो योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत हो या कृषि सम्मान निधि हो, इन योजनाओं का फायदा बंगाल के लोगों को नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि चुनाव में उसका असर होगा? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और किसी भी राज्य सरकार को इस हकीकत को नहीं भूलना चाहिए कि भारत में फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, और संघीय ढांचे के तहत यदि केंद्र सरकार की कोई योजना होती है तो उसे राज्य सरकारों को भी लागू करना चाहिए। लागू करती हैं, करती नहीं है। अपवाद की स्थिति यदि पैदा हुई है तो केवल बंगाल में पैदा हुई है, और टीएमसी की सरकार रहते हुए पैदा हुई है। आप लोगों ने जो मैनिफेस्टो दिया सर बंगाल के लिए, सबसे खास चीज़ आपको क्या लगता है? जिसका मैनिफेस्टो की सबसे खास चीज़ कौन सी है जो आपको लगता है कि हाँ जनता में उसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जनता उसको हाथों हाथ लपक रही है? देखिए, केवल आम जनता को आकर्षित करने की दृष्टि से ही हम इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार नहीं करते। हम उस राज्य का विकास कैसे करेंगे, उस राज्य के लोगों की आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार लाएंगे, इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार करते हैं। और इलेक्शन मैनिफेस्टो जो इस बार का भी तैयार किया है, इसी नजरिए से हम लोगों ने तैयार किया है। जैसे महिलाओं को मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराया जाना, और बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिया जाना, उनके लिए अन्य सुविधाएं मुहैया कराना, किसानों की आर्थिक हालत को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मुहैया कराया जाना, आयुष्मान भारत यानी 5 लाख रुपए तक का बिल्कुल मुफ्त इलाज। तो यह सब सारी योजनाएं हम लोगों की है। क्योंकि बंगाल में बीजेपी ने कोई सीएम कैंडिडेट नहीं दिया, आपको लगता है कहीं इसका नुकसान भी हो सकता है कि जनता में एक फेस ना होना? देखिए, इसके पहले भी कई राज्यों में हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, तो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हम लोगों ने प्रोजेक्ट नहीं किया है, फिर भी हमको कामयाबी हासिल हुई। विधायक चुनकर आएंगे, फैसला करेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। हर एक चुनाव में सर रक्षा एक प्रमुख मसला रहता है, क्योंकि देश के आप रक्षा मंत्री हैं। चीन को लेकर अभी क्या स्थिति है? क्या हम लोग अभी भी बेहतर पोजीशन में, और आगे आपको लगता है कि जल्द ही समाधान निकल सकता है उस मसले का? भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत की बराबर कोशिश ये रही है हमारे पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बेहतर हो, अच्छे हो, और आज भी हमारी कोशिश यही है। लेकिन भारत के आन बान शान पर हम किसी भी सूरत में आंच नहीं आने देंगे। भारत के स्वाभिमान की कीमत पर हम कभी न समझौता हमने किया है, न हम समझौता कभी करेंगे। और जो भी भारत और चीन के बीच स्टैंड ऑफ रहा है,
मैं उसमें कहना चाहूँगा कि हमारे देश की सेना के जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का जो परिचय दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। हर देशवासी का मस्तक गर्व के साथ ऊंचा हुआ है इस बार की जो हमारे सेना के जवानों की भूमिका रही है। जो बातचीत हो रही है उससे लगता है कि जल्दी सोल्यूशन निकल जाएगा। जो बातचीत हो रही है भारत और चाइना के बीच में, बातचीत होती है तो उसके पीछे संभावनाएं यही होती हैं कि बातचीत के द्वारा समाधान निकलेगा। हम लोगों की कोशिश तो यही होगी, हम उनसे भी यही अपेक्षा करते हैं, उनकी तरफ से भी यही प्रयत्न होना चाहिए, समाधान निकले। लेकिन हमारा जो स्टैंड है लेकिन स्टैंड बस इतना ही हमारी कि हम अपनी 1 इंच भूमि भी किसी भी सूरत में जाने नहीं देंगे। उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज कर, कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। कांग्रेस पार्टी बहुत सवाल खड़े करती है चाइना को लेकर। कांग्रेस पार्टी चाइना को लेकर बहुत सवाल खड़े करती है भारत की नीति में। खैर, कम्युनिस्ट पार्टी का रोल जैसा रहा है पहले भी, आज़ादी के समय भी, जब आज़ादी की लड़ाई हम लड़ रहे थे उस समय भी कुछ वामपंथियों की जो भूमिका रही है वह देश से छिपी नहीं है। और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। राहुल गांधी बहुत हमलावर रहते हैं चाइना को लेकर, जब तब हमले करते रहते हैं। जाने दीजिए, उनकी बातों पर तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। पाकिस्तान की तरफ से उसको समझना बड़ा कठिन काम होता है। राहुल गांधी को समझना कठिन है। पाकिस्तान की तरफ से जो हृदय परिवर्तन दिख रहा है वो हृदय परिवर्तन है या कोई साजिश, स्ट्रेटजी, कोई उनकी मंशा, क्या देखते हैं आप उसे? 2003 में जो शिमला समझौता हुआ था, सीज फायर हुआ था, उसको मानने की बात इस बार पाकिस्तान ने कही है। स्वाभाविक है कि हम लोगों ने भी अपनी सहमति दी है। अब यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है कि वो हृदय परिवर्तन हुआ है या क्या है, लेकिन उन्होंने अपनी मंशा व्यक्त की है, हम लोग भी उसके लिए तैयार हुए। सीमा पर सीज फायर का हम दोनों पक्षों को पालन करना चाहिए, इसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। लगता है कि वहाँ की जो कट्टरपंथी ताकतें हैं इस बात की इजाज़त वहाँ की सरकार को देंगी कि इस शांति के रास्ते को आगे बढ़ सके। अब वहाँ की कट्टरपंथी ताकतें इजाज़त देती हैं कि नहीं देती हैं, अब इसके बारे में जो भी फैसला लेना है वहाँ की सरकार को लेना है। लेकिन अभी तक वहाँ की सरकार ने जो किया है उसके आधार पर ये सीज फायर, दोनों देश अभी उसको मान रहे हैं, ये अच्छी बात है। एक बड़ा मसला सर देश में अभी हर तरफ ही दिख रहा है कोरोना को लेके, और हाँ, लेकिन मैं ये भी बता दूं, सीज फायर हुआ है लेकिन आतंकवाद से हम लोगों ने कम्प्रोमाइज नहीं किया है। आतंकवादी गतिविधियों में जो लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ जैसी कार्रवाई होनी चाहिए वैसी कार्रवाई हो रही है। और कोरोना को लेकर जो कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं लोगों की भी ढिलाई रही, तंत्र की भी ढिलाई रही, जिस केसेस इतने बढ़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार की मुस्तैदी प्रारंभ से ही दिखाई है, उसके परिणाम स्वरूप स्थिति काफी हद तक नियंत्रित रही है। और आज भी जैसी सक्रिय और प्रभावी भूमिका हमारे प्रधानमंत्री की है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने तो सचमुच कैरिस्मेटिक काम किया है। वैक्सीन हमारे यहाँ आ गई, वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हो गया। हम दुनिया के दूसरे देशों को भी वैक्सीन हमने मुहैया कराने में कामयाबी हासिल की। अब ये फिर से ये जो नया फेज आया है कोरोना का, उसमें हम लोगों ने फैसला किया है कि अभी इस समय हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे वैक्सीन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो। और इसी बात पर हमारे प्रधानमंत्री का आग्रह भी है। और एक नई वैक्सीन भी आ गई, स्पुतनिक, अब आने ही वाली है, कुछ ही दिनों के अंदर आ जाएगी। तो इस कोरोना की चुनौती को हम लोगों ने बहुत ही मजबूती के साथ स्वीकार किया है और ये पूरा देश एकजुट होकर इस पर विजय प्राप्त करेगा, इसके प्रति मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। ये जो वैक्सीन मैत्री हुई, जैसे कि आपने बताया कि दुनिया के कई देशों को दिया गया, कांग्रेस पार्टी का एतराज़ है कि अपने देश के लोगों को छोड़ के दुनिया में हमने क्यों एक्सपोर्ट किया जब हमें ज़रूरत है वैक्सीन की। नहीं, देखिए, वैक्सीन जो होती है ना, एक कुछ समय के बाद वो वैक्सीन वो इफेक्टिव नहीं रह जाती। तो वैक्सीनेशन जो चल रहा था, हमारे पास जो कुछ अधिक था, उतना वैक्सीनेशन संभव नहीं था, तो कहीं वो खराब न होने पाए, इसकी भी चिंता हमको करनी थी ना। तो दुनिया के दूसरे देशों को आवश्यकता है तो उसको हमने एक्सपोर्ट किया, तो क्या बुरा किया? क्योंकि भारत
प्रारंभ से ही एक ऐसा देश है जिसने सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। हमने अपनी चिंता तो की है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर पूरे विश्व को ही भी अपना परिवार माना है और उनकी भी चिंता की है। हमारे यहाँ इतनी वैक्सीन थी उस समय, वैक्सीन हमारी खराब कहीं ना होने पाए, इसलिए जो कुछ भी उस समय एडिशनल था उसको हम लोगों ने दुनिया के दूसरे देशों को भी मुहैया कराया। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इवेंटबाजी बंद हो वैक्सीनेशन को लेके, और कोई इवेंटबाजी नहीं होती। लंबे समय तक इवेंटबाजी यदि किसी ने की है तो कांग्रेस ने की है। हमारी सरकार ने कभी इवेंटबाजी नहीं की है। सोनिया गांधी ने चिट्ठी भी लिखी कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे गरीबों को मदद करनी चाहिए, वैक्सीनेशन हो, राज्यों को मदद की जाए। केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है क्या? नहीं, हमारी सरकार तो पूरी मदद कर रही है, और मैं समझता हूँ ऐसे संकट में सारे देश को एकजुट होना चाहिए, दलगत भावना से सबको ऊपर उठना चाहिए। और हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है तो दलगत आधार पर नहीं हो रहा है कौन किस पार्टी का है, आम जनता का हो रहा है। यही आरोप भी वो लगा और दूसरी चीज हमारे प्रधानमंत्री भी सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर इस कोरोना के खिलाफ वो कैंपेन चला रहे हैं। आपने देखा होगा कि सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के साथ भी उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग की थी। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी 14 बार वर्चुअल मीटिंग कर चुके हैं। कोई छोटी बात नहीं है। इससे ज्यादा और क्या गंभीरता हो सकती है इस कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए। जहाँ विपक्षी दलों की सरकार है वो कह रहे हैं कि वैक्सीन हमें नहीं मिल रहा है, वैक्सीनेशन में नहीं, सभी लोग नहीं कह रहे। एक आध दो राज्य किसी ने कुछ कहा होगा, किन्हीं कारणों से वहाँ पर कोई कमी आई होगी अथवा किन कारणों से कहा, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। तकरीबन 5 राज्य में ही सर 70% केसेस हैं जो नए केसेस हैं। क्या उन राज्य सरकारों की तरफ से भी लापरवाही हो रही है, ढिलाई हुई, जिसके चलते ऐसा नतीजा झेलने को मिल रहा है? बस इतना ही कहूँगा कि सभी राज्य सरकारों को मुस्तैदी से काम करने की आवश्यकता है इस कोरोना के संकट पर विजय प्राप्त करने के लिए। मैं किसी राज्य सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, और कोरोना जैसी महामारी को, ऐसी इतनी बड़ी चुनौती, इस पर जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र में सर जिस प्रकार से चिट्ठी बम दिखा कि पैसे पुलिस कमिश्नर, दूसरे पुलिस अधिकारी, मंत्री उगाही के लिए बोलते थे, ऐसे आरोप किसी विपक्षी दल ने नहीं बल्कि पुलिस अधिकारियों ने लगाया। अब तो पूरे मामले की सीबीआई जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार चलेगी या बीजेपी उसमें दखल देने वाली है? अब महाराष्ट्र में सरकार चलाने वाले ही इसका जवाब दे सकते हैं, मैं कैसे दे सकता हूँ? बीजेपी का कोई रोल है इसमें? आगे कोई नई सरकार बनती है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं करती। अब लेकिन वो सरकार अपने ही उससे टूट जाए, बिखर जाए तो अलग की बात है। शरद पवार जी से आप लोगों के रिश्ते बड़े अच्छे हैं। शरद पवार जी से हम लोगों के रिश्ते सभी से अच्छे हैं। कोई उसका इक्वेशन दिखेगा? हम कटुता की राजनीति नहीं करते, विद्वेष की राजनीति हम नहीं करते, प्रतिशोध की राजनीति हम नहीं करते। आगे कोई इक्वेशन दिख सकता है? बीजेपी एनसीपी एक साथ आ सकती है महाराष्ट्र में? ये तो चलती है, क्या होगा ये सब तो भविष्य के घर में छिपा है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आखिर में एक सवाल सर फिर से बंगाल पे कर लें कि अभी तक जो चुनाव हुए हैं, आधे फेजेस हो गए लगभग, क्या आपको लगता है कि बीजेपी जीत की तरफ जा रही है? कितनी सीटों का भरोसा? सबसे बड़ा कारक क्या है? जीत की तरफ जा नहीं रही है, बल्कि बहुत सारे पर्यवेक्षकों ने जो अपनी बात कही है, इन लोगों से हम लोगों की बात सुनी, अब लोग इस बात को मान रहे हैं कि बीजेपी अब जीत चुकी है चुनाव, और लोग यह भी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के चुनाव में 200 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त होगी। तो इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या देखते हैं? लोगों के अंदर ये भरोसा और विश्वास पैदा हुआ है। गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट देने वाली यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, यानी सुशासन और विकास देने वाली पार्टी का ही नाम है भारतीय जनता पार्टी। यह भरोसा और विश्वास लोगों के अंदर पैदा हुआ है। सर, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।